उत्तराखंड राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य दोनों का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में विगत 8-10 दिन पहले सुनवाई के लिए आया था। इसके बाद माननीय जस्टिस द्वारा उस केस को पुनः गवई साहब के बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो एनआईओएस से कोई भी संबंधित मामला होता है सुप्रीम कोर्ट में तो वह तो पूरे देश के संदर्भ में उसको एक बार देखा जाता है। और आप देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद बहुत तरह का भ्रम जो है लोगों के बीच में फैलाने का प्रयास किया गया कि इसका असर फिर वैसा न हो जाए कि एनआईओएस का डिग्री इनवैलिड हो जाए। तो इस संदर्भ में हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि डिग्री की वैधता पर अब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बिहार में प्रत्यक्ष रूप से एनआईओएस के लोगों पर किसी तरह का कोई परेशानी आने की संभावना नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और कोई भी न्याय निर्देश आता है तो उसकी छाया पूरे देश में कहीं ना कहीं पड़ती हुई दिखाई देती है। उसको ध्यान में रखते हुए ही हर काम को आदमी करने का प्रयास करता है। आप जानते हैं कि उससे एनआईओएस को लोग विवादित डिग्री के रूप में प्रसारित करते आया है। बहुत सारे ऐसे रेगुलर डीएलएड बीएड के लोग हैं जिनकी मंशा ठीक नहीं रहती है। उन्हें लगता है कि एनआईओएस से ट्रेंड जो लोग हैं उनके कार्य क्षेत्र में बाधा पहुंचा रहे हैं, उनकी जो अपॉर्चुनिटी है उसको कम कर रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है। यह भारत सरकार के द्वारा लाया गया एक कार्यक्रम था जिसको कि एनसीटी की मान्यता प्राप्त है। और आप सभी जानते हैं कि 18 महीने का जो कोर्स एनआईओएस के द्वारा तैयार किया गया था, तो यह एनआईओएस का कोर्स तैयार करने के लिए एनसीटी ने भी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी और उस एक्सपर्ट कमेटी ने सारे कोर्स का अध्ययन करने के बाद यह देखा कि नहीं, डीएलएड का संपूर्ण कोर्स इस 18 महीने के अंदर में आ जा रहा है और 6 महीने का इंटर्नशिप उसमें समाहित कर दिया गया। एक चीज जो बहुत लोग नहीं जानते हैं उसको भी जानना चाहिए कि एनसीटी ने जो प्रावधान किया हुआ है डीएलएड रेगुलर का कोर्स करने के लिए, उसमें भी यह प्रावधान है कि प्रथम वर्ष में 20 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम रहता है और अंतिम वर्ष यानी दूसरे वर्ष में भी 16 सप्ताह का इंटर्नशिप रहता है। यानी कि पूरे 2 वर्ष के कोर्स में 36 सप्ताह इंटर्नशिप होता है, जो कि लगभग 6 महीना से ज्यादा ही होता है। तो वही चीज डीएलएड एनआईओएस के मामले में भी है, कोई अलग नहीं है। उसको आप 2 साल के रूप में अगर देखें तो पूरी तरह से 2 साल का कोर्स इसमें समाहित है और इसको एनसीटी का मान्यता मिलना, आप समझ सकते हैं कि डीएलएड का यह जो कोर्स है रेगुलर से किसी भी तरीके से भिन्न नहीं है। क्योंकि भारत सरकार का कोर्स है, एनसीटी से इसको मान्यता मिला हुआ है, तो इस पर संशय की विषय कहीं से भी नहीं आती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 28 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के एसएलपी पर जो आदेश आया था, उस आदेश की मात्र छाया पूरे देश में पड़ी। उस आदेश में भी गवई साहब ने यही कहा था कि 10 अगस्त 2017 तक विद्यालय में रहकर जिन अप्रशिक्षित शिक्षकों ने, चाहे वो सरकारी विद्यालय में रहे हों, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में रहे हों या प्राइवेट विद्यालय में रहे हों, कार्य करते हुए अगर प्रशिक्षण पूरा किया है तो उनकी डिग्री पूरी तरह से मान्य है। और 10 दिसंबर 2024 को भी जो उन्होंने अपने स्पष्टीकरण आदेश को देते हुए कहा कि हमारे उस आदेश को पढ़ने समझने में चूक हुई थी, इसलिए हम स्पष्ट कर रहे हैं कि हमने कभी भी इसको इनवैलिड नहीं किया है। वहां पर यह जरूर हुआ कि उत्तराखंड का जो एसएलपी था उसको उन्होंने रद्द नहीं किया। अगर वह रद्द हो गया रहता तो यह समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो गई होती। अब वही मामला उत्तराखंड में चल रहा है। उत्तराखंड की सरकार मानने के लिए तैयार है
लेकिन कहती है कि हमारा एसएलपी रद्द नहीं हुआ है, एसएलपी रद्द हो जाता है तो हम आपको समाहित कर लेंगे, जो हमारे यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उसके काउंसलिंग में हम आपको शामिल कर लेंगे। बिहार में वैसी स्थिति नहीं है। बिहार में टीआरई 1 टीआरई 2 के मामले में बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। टीआरई 1 का प्रथम काउंसलिंग हो गया, दूसरे काउंसलिंग की भी तैयारी अब नजदीक आ गई है। टीआरई 2 का भी करीब करीब रिजल्ट तैयार है, कभी भी प्रकाशित हो सकता है। तो बिहार में उस तरह की कोई समस्या दिखाई नहीं देती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी छाया भी इधर उधर जो है पहुंचती है, और उससे फसल जो है, आपके खेत में पेड़ भले ना हो, भले पगडंडी पर हो, लेकिन पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी छाया तो पड़ती ही है, और उससे छाया के अंदर जो भी फसल आता है थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर होता है। तो उस प्रभाव को कम करने के लिए एनआईओएस के भविष्य पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं लगे, इसीलिए हम लोग की जो बिहार में काम कर रही है टीम, दीपक जी या आशुतोष जी के साथ मिलकर, तो एक कार्यक्रम के तहत दीपक जी को दिल्ली भेजा गया था कि आप सारी चीजों का आकलन करके दिल्ली से आइए और यह देखिए कि क्या कुछ इन दोनों मामलों का असर एनआईओएस पर पड़ने की संभावना है। और उन्होंने अपने स्तर से माननीय कालरा साहब से भी मिलकर इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने का भरपूर प्रयास किया, और उसमें यह बात स्पष्ट हुई कि नहीं, बिहार के संदर्भ में इस मामले का कोई प्रत्यक्ष रूप से असर नहीं पड़ेगा, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। हाँ, उत्तराखंड के मामले में यह केस जरूर है और उस पर सुनवाई चल रही है, 4 तारीख को उस पर सुनवाई होनी है। तो हम लोग यह चाहते हैं कि एनआईओएस के भविष्य पर किसी तरह का अब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो, इसलिए उत्तराखंड और बंगाल सरकार के द्वारा जो एनआईओएस पर केस किया गया है, उस केस में हम लोग भी सहयोग करें, चाहे वह न्यायिक दृष्टिकोण से हो, आर्थिक दृष्टिकोण से हो। उसी संदर्भ में कल हम लोग की कोर कमेटी के साथ एक बैठक में विश्वनाथ जी भी शामिल हुए थे, जूम बैठक में डीसी में, और कुमुद पांडे जी भी बिहार से शामिल हुए थे। उसमें यह बात तय हुई कि हम लोग बिहार से इस मामले में सहयोग करेंगे, लेकिन बिहार इस बार अपने स्तर से राशि कलेक्ट करेगा और वह एक मुश्त राशि जरूरत के हिसाब से विश्वनाथ जी को देगा। इसके पहले क्या होते आया है, इस सीधे बिहार के लोग विश्वनाथ जी के अकाउंट में पैसा भेजते आए हैं और ये पता ही नहीं चला कि बिहार से कितना सहयोग गया है, जबकि यह मान के चलिए कि बिहार का एनआईओएस की लड़ाई में बहुमूल्य सहयोग रहा है और सबसे ज्यादा सहयोग रहा है, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं आता है। और स्टेट कम ही देते हैं, लेकिन उनकी नाम की चर्चा हर जगह होती है, काहे कि वो एक मुफ्त देते हैं, और बिहार के लोग डायरेक्ट उनके यहाँ भेजते हैं, कितना जाता है नहीं जाता है ये पता नहीं चलता है और चर्चा में भी नहीं आता है। कहीं न कहीं चर्चा के दौरान ये भी बात आ जाती है कि बिहार के लोगों का सहयोग कितना रहा नहीं रहा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। तो भाई बिहारी अस्मिता की बात है। इस बार यह तय किया गया कि एनआईओएस के मामले में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामला होगा उसमें हमारा सहयोग पहले जैसे रहता था वैसे ही रहेगा, लेकिन हम राशि खुद कलेक्ट करेंगे। एक मुश्त राशि जो देना होगा वह राशि उनको दिया जाएगा जरूरत के हिसाब से। इसीलिए दीपक जी के अकाउंट का स्कैनर जो है हम लोग की ओर से जारी किया गया है और आपसे निवेदन भी किया गया है कि आप उसमें अपना सहयोग करें, ताकि 4 तारीख के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सीनियर वकील को हायर करने में विश्वनाथ जी को सहयोग किया जा सके और फैसला जो है ऐसा आए जिसका असर पूरे देश पर पड़े और कभी भी एनआईओएस के ऊपर जो प्रश्न खड़ा होते हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने
अपनी तैयारी कर रखी है और एक सहयोग का प्रयास भी प्रारंभ हो चुका है। उस प्रयास में आप भी सहयोगी बने और NIOS को हमेशा के लिए सभी प्रश्नों से मुक्त करा लें और आप निर्भीक होके किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित हों, सफल हों, यही हमारी कामना है।